अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। नूरिया और शहबाज खान की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने हिजाब की वजह से बहुत तकलीफ़ें सही, लेकिन आखिरकार ज़िंदगी उस पर मेहरबान हो गई। वो वहीं अपने ऑफिस के लाउंज में खड़ा बड़ी लापरवाही से उसे देखते हुए बोल रहा था। तभी पुरानी सेक्रेटरी आगे बढ़ी और माफ़ी मांगते हुए बोली, सर मेरी बात सुने, आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी ये हरकत नागवार गुजरी है तो। शहबाज ने उसे बेगानगी से देखा और बोला, मिस हिरा, मेरी कंपनी में गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। खैर मिस नूरिया फ़ौरन अपना हिजाब उतारिए, क्योंकि इस ऑफिस में नौकरी करने के लिए कुछ कायदो कवानीन हैं। ये एक मॉडर्न ऑफिस है, फैशन डिज़ाइनिंग का। यहाँ पर हम मॉडल्स के साथ डील करते हैं। ऐसे में आपका यूँ हिजाब लेकर हमारे दफ्तर में काम करना बिल्कुल भी मौजू नहीं है। अगर तो आप यूँ कर सकती हैं तो ठीक है, वरना आप जा सकती हैं। नूरिया एकदम आगे बढ़ी और जल्दी से बोली, सर मैं वादा करती हूँ मेरा हिजाब आपके काम के आगे रुकावट नहीं बनेगा। इस बात पर शहबाज खान ने नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते बाहर खड़े गार्ड को इशारा किया कि इन दोनों बीबियों को दफ्तर से बाहर फेंको। इसमें उसकी पुरानी सेक्रेटरी और नूरिया दोनों शामिल थीं। ये बोलकर खुद तो वो अपने दफ्तर में जाकर बैठ गया, जबकि पीछे हिरा और नूरिया दोनों के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। हिरा ने उस पर निगाह डाली और तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर की तरफ चली आई, जबकि नूरिया वहीं पर खड़ी थी। तभी गार्ड ने आगे बढ़कर उसे कलाई से थामा और दफ्तर से बाहर जाकर खड़ा कर दिया। बाहर जाते ही हिरा उसे सख्त बातें सुनाने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, जबकि वो बेचारी निगाहें झुकाए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो जल्दी से बोली, हिरा मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसा करो मेरे घर चलो, मैं कल आकर दोबारा तुम्हारे बॉस से बात करूंगी, कम से कम तुम्हें तो नौकरी पर रख लें। इस पर हिरा ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़े और बोली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मगरूर इंसान की नौकरी करने की। हाँ, तुम्हें अगर अपने लिए नौकरी चाहिए तो शौक से आओ और इसकी आकर मिन्नतें करो। भाड़ में गया ये और इसका दफ्तर। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली गई, जबकि नूरिया काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसे नौकरी की शदीद ज़रूरत थी। भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। जब कल हिरा ने उसकी मदद करने का सोचा तो वो बहुत खुश हुई कि इतनी जल्दी कोई ना कोई सबब बन जाएगा, लेकिन आज अपनी वजह से बेचारी हिरा की नौकरी भी गंवा बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती रिक्शा लिए बगैर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं थे वो रिक्शे का किराया अदा कर सकती। रास्ते में वापस जाते हुए कई मर्तबा दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर वो अपना हिजाब उतार देती तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। हया का असल मकसद तो ये है कि वो आंखों में हो, लेकिन बार बार वो अपने इस ख्याल को रद्द कर देती कि जो रब यहाँ तक लाया है वो कहीं ना कहीं और भी सबब बना देगा। उसे घर आए तकरीबन 3-4 घंटे ही हुए थे जब अचानक से हिरा का फ़ोन आने लगा। उसने फ़ौरन से फ़ोन उठाया और दोबारा माफ़ी मांगने के लिए अभी बोलना शुरू ही हुई थी जब हिरा फ़ौरन से बोली, नूरिया हमें अभी और इसी वक्त अपने ऑफिस जाना है, हमारे पास एक सुनहरी मौका है। इस पर वो काफ़ी हैरान हुई और बोली, क्या मतलब? हमें तो वहाँ से धक्के देकर गार्ड के साथ बाहर निकाल दिया गया था। नूरिया एकदम परेशान होकर बोली तो हिरा ने उसकी बात काटी और कहा, तुम फ़ौरन से ऑफिस पहुँचो, अभी और इसी वक्त, देर मत करना। ये बोलकर हिरा ने फ़ोन रख दिया तो वो भी अपना बुर्का दोबारा पहनकर दफ्तर की जानिब चल दी। अभी वो लोग वहाँ पहुँचे ही थे कि दफ्तर के बाहर एक अजीब सा हजूम देखने को मिला। बाहर सिक्योरिटी, मीडिया, कैमरे और काफ़ी ज़्यादा रश था। इन दोनों को देखते ही मीडिया ने इन दोनों पर धावा बोल दिया, जबकि हिरा उसका हाथ थामे उसे लेकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगी। मगर मीडिया भी हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो दोनों उनके किसी एक आधे सवाल का जवाब दे सके। वो बार बार नूरिया की तरफ माइक लेकर एक ही बात पूछ रहे थे कि क्या वाकई में शहबाज खान ने आपके साथ वो सब किया है जो वीडियो में दिखाया गया है, या फिर ये कोई प्रोपोगेंडा है?
क्या वाकई में शहबाज खान आपका हिजाब उतरवाना चाहता था? अजीबोगरीब सवालात थे, जबकि नूरिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे। हिरा जैसे तैसे करके उसे बिल्डिंग के अंदर ले गई और सीधा शहबाज खान के दफ्तर जा पहुंची, जहां वो रॉकिंग चेयर पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। जैसे ही वो दोनों दफ्तर के अंदर दाखिल हुई तो वो सख्त तासुरात से उन दोनों को देखते बोला, तुम दोनों की वजह से मेरा कारोबार तबाह हो गया। इस बात पर हिरा ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, सर हम दोनों की तो कोई गलती नहीं, आपका फैसला था। खैर अब हम यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आए, आपने खुद ही कहा था कि आपके पास हम दोनों के लिए कोई डील है। हिरा काफ़ी पुरएतमाद लग रही थी। बेशक वो नौकरी चले जाने की वजह से काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन अब उस सुनहरी मौके को इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकती थी। जबकि नूरिया हैरत से उन दोनों की शक्लें देख रही थी। वो अभी तक बात समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। वो एकदम से आगे बढ़ी और नरमी से बोली, क्या आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? बाहर इतना मीडिया और वो लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं, या फिर हमारी सुबह होने वाली बात? इस बात पर हिरा ने उसे देखा और बड़े एतमाद से बोली, सुबह इन मौसूफ ने हमारे साथ जो भी किया उसकी वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दी है और अब पूरा सोशल मीडिया हमारे सर को बुरा भला कह रहा है। उन्होंने हमें यहाँ पर कोई डील करने के लिए बुलाया है, यानी अब हम दोनों को एक बेहतर ऑफर पर नौकरी देंगे, है ना सर? हिरा ने मुस्कुराकर शहबाज खान को देखा, जिस पर शहबाज खान ने उसे अजीब निगाहों से देखा और आगे को झुकता हुआ बोला, और ये सब तब होगा जब आप दोनों मेरी बात मानेंगी। हिरा काफ़ी पुरएतमाद लग रही थी, जबकि नूरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना रुख नूरिया की तरफ मोड़ते हुए बोला, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, अभी और इसी वक्त। इस बात पर नूरिया एकदम बौखलाकर उन दोनों को देखने लगी। हिरा के चेहरे के तासुरात भी बदल चुके थे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शहबाज खान ऐसी कोई बात करेगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं, आपसे निकाह? वो एकदम परेशान होकर बोली तो शहबाज खान पीछे कुर्सी के साथ टेक लगाकर पुरसकून अंदाज में बोला, तुम्हारी वजह से ही मेरी रेपो तबाह हुई है। हर कोई मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मैं कौन होता हूँ जो किसी के हिजाब को टारगेट करूँ। जाहिर सी बात है, तुम्हारा मेरा अगर रिश्ता होगा तो ये तमाम मीडिया एकदम खामोश हो जाएगा। तभी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी रकम दूंगा। गालिबन तुम अपने भाई के इलाज के लिए मेरे पास नौकरी के लिए आई थी। तुम्हारे भाई के इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। यहाँ पर तुम्हें नौकरी भी दूंगा, सिर्फ 2-3 माह के लिए। ये एक कागजी कार्रवाई होगी। जब तक मामला ठंडा हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। रही बात हिरा की, तो इसे भी मैं एक बेहतरीन नौकरी दूंगा, एक बेहतरीन पैकेज के साथ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही मैं अपना पूरा कारोबार तो दांव पर नहीं लगा सकता। वो बोलकर दोबारा फिर सिगरेट अपने होंठों में दबा चुका था, जबकि इन दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। शहबाज खान ने बाहर की तरफ इशारा किया कि जाएं, 15 मिनट में जो कुछ भी आप लोग चाहती हैं वो सोचकर मुझे बता दें, क्योंकि डील बुरी नहीं है। मानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन हर कोई अपने फ़ायदे को देखता है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बेहतर फ़ायदे को देखें। इस बात पर वो दोनों उठकर दफ्तर से बाहर आ गई। नूरिया के चेहरे की रंगत एकदम पीली पड़ चुकी थी, जबकि हिरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनके बाहर निकलते ही मीडिया ने दोबारा फिर उन्हें सवालों जवाब करना चाहे, लेकिन हिरा नूरिया का हाथ पकड़कर अपने केबिन में चली आई। हिरा, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम जानती हो। नूरिया, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम नहीं जानती कि जो लड़कियां कामयाब होती हैं उसके पीछे यही हथकंडे होते हैं, जबकि वो शख्स इस बात की भी गारंटी दे रहा है कि ये सब एक पेपर मैरिज होगी। तुम अपने भाई के हालात के मुतालिक सोचो। अगर तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी भी तुम्हारे घर के हालात ठीक कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना कदम पीछे लेना चाहिए। हिरा उसका हाथ अपने हाथ में लिए मुसलसल समझा रही थी। उसे अपनी नौकरी की परवाह नहीं थी, बल्कि वाकई में नूरिया की परवाह थी। सेक्रेटरी के तौर पर काम करते इतना तजर्बा और ताल्लुकात थे कि वो अगले महीने ही कोई नई नौकरी शुरू कर सकती थी, लेकिन नूरिया के पास ना तजर्बा था और ना ही इतने ताल्लुकात थे जिसकी बुनियाद पर वो कोई बड़ा कदम उठाती। लेकिन हिरा, नूरिया ने बेबस होकर उसे देखा तो हिरा ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, कई मर्तबा बड़ी जंग जीतने के लिए
छोटी छोटी हार माननी पड़ती है। मुझे लगता है तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वैसे भी कोई कहाँ जान पाएगा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। 15 मिनट हो चुके थे और इन 15 मिनट में वाकई में हिरा ने नूरिया को एक बेहतर फैसले के लिए समझा लिया था। ठीक 15 मिनट बाद पियोन उनके कमरे में दाखिल हुआ और कहा, सर आपको बुला रहे हैं। हिरा ने नरमी से नूरिया का हाथ थामा और अपने साथ लेकर शहबाज के दफ्तर में आ खड़ी हुई, जहां पर वो थोड़ी तले हाथ रखे उन दोनों को बेचैनी भरी निगाहों से देखते हुए पुरसकून अंदाज में बोला, तो क्या सोचा आपने? यकीनन एक फ़ायदे का सौदा ही किया होगा। हिरा ने नूरिया को देखा और नरमी से बोली, आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपना हिजाब फिर भी नहीं उतारूंगी। नूरिया एकदम कांपते हुए लहजे में बोली। शहबाज खान ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा और कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है बैठें आप लोग, निकाह ख्वाह को मैं बुला चुका हूँ। अभी थोड़ी ही देर में हम दोनों का निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह की तारीख बैक डेट में जाकर दर्ज करवाई जाएगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये आज की तारीख में हमारा निकाह हुआ है, समझ रही हो? वो बड़े पुरसकून अंदाज में बात कर रहा था, जैसे निकाह करना उसके लिए आए दिन का मामूल हो। नूरिया ने बेचैन होकर हिरा को देखा तो वो इस बात में सर हिलाकर उसे बैठने का बोल चुकी थी। फिर उसने फ़ोन उठाकर किसी को दफ्तर में भेजने का बोला। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक निकाह ख्वाह 2 गवाहान के साथ अपना रजिस्टर उठाए मौजूद था। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर अंदर उन दोनों का निकाह हो चुका था। नूरिया की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। निकाह के बाद शहबाज खान अपनी जगह से उठा और उसकी कलाई थामकर दफ्तर से बाहर ले आया। रास्ते में उसे देखकर बोला कि तुम अपने निकाह का सारे मीडिया को बताओगी और ये भी कहोगी कि हम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तो किसी को भी इस मामले में बोलने की इजाज़त नहीं होगी। नूरिया खामोश हो गई। ये तो शुक्र था कि उसने बुर्का पहन रखा था, वरना उसका कांपता बदन किसी से भी ओझल नहीं रहने वाला था। थोड़ी ही देर में वो लोग मीडिया के सामने मौजूद थे, जहाँ पर शहबाज खान ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर एक लापरवाह निगाह मीडिया के नुमाइंदों पर डाली और संजीदगी से बोला, मुझे लगता है किसी भी बात का स्कैंडल बनाने से पहले आप लोगों को इस पर मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। जिसके जवाब में एक नुमाइंदा संजीदगी से बोला, सर जब हम वीडियो में क्लियर देख चुके हैं कि आप अपने दफ्तर में काम करने वाली सेक्रेटरी को अपना हिजाब उतारने का बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मालूमात हमें चाहिए। शहबाज खान ने नूरिया की तरफ अपना रुख मोड़ा और मुस्कुराकर बोला, आप इन्हें बताएंगी आपका और मेरा रिश्ता क्या है? नूरिया ने अपना गला खंगार कर साफ किया और संजीदगी से बोली, हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है ये, हम दोनों में कुछ इख्तलाफात थे। शहबाज खान को अपने ऑफिस के लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, तो मैंने इनके लिए काम करने की हामी भर ली, लेकिन इनका मौक़िफ़ था कि मैं हिजाब उतार कर ये काम करूं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बस हम दोनों के दरमियान थोड़ी बहस हो गई, तो मुझे नहीं लगता इस मामले को आपको इतना बढ़ाना चाहिए। इस बात पर एकदम से खामोशी छा गई। शहबाज खान के चेहरे के तासुरात भी बदल चुके थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नूरिया इतनी समझदारी के साथ तमाम मामला संभाल सकती है। मीडिया का नुमाइंदा फिर बोला कि अगर वो आपके शौहर हैं तो इस बात का कोई सबूत दिखाइए। हम तो नहीं जानते कि शहबाज खान शादीशुदा है, बल्कि हमारे तो अभी यही इन्फॉर्मेशन आई है कि इनकी शादी नहीं हुई। दूसरी बात, अगर फिर भी आप इनकी बीवी हैं तो ये मामला इसके बावजूद भी आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी है। शौहर को अपनी बीवी पर बिला वजह अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। नूरिया ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी, फिर सपाट लहजे में बोली, एक मियाँ बीवी के दरमियान क्या मामला तय होने चाहिए या क्या मामला तय नहीं होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया के एक नुमाइंदा या पूरे मुल्क की आवाम आकर फैसला करेगी कि हमारा निजी मामला है। मेरे शौहर फ़िलहाल इस शादी के मुतल्लिक किसी को नहीं बताना चाहते थे। इन्हें मेरी ऑफ़र कबूल थी कि मैं बतौर सेक्रेटरी इनके लिए काम करूं, लेकिन इनके काम की भी कुछ डिमांड्स हैं। वो एक बाहिजाब सेक्रेटरी को वहाँ पर नहीं बिठा सकते, जबकि मैं हिजाब के साथ ही इनके लिए काम करना चाहती थी। तो हम दोनों में बहस हो गई। हम घर जाकर अपने मामले को बेहतर तौर पर सुलझा सकते थे। क्या आप इस बात से बाखबर हैं कि आपने जितनी बुरी तरह हमारे स्कैंडल को बढ़ावा दिया है, इससे हमारे निजी ताल्लुकात पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
آپ کو ہماری بحث تو دکھائی دے رہی ہے؟ ہر کوئی جو میرے شوہر پر یا مجھ پر کیچڑ اچھال رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ میڈیا کا نمائندہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نوریہ نے شہباز خان کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، میں نہیں چاہوں گی کہ دوبارہ اس معاملے کو اچھالا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو اس کا ثبوت میرے شوہر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر شیئر کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ بول کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی دفتر کے اندرونی حصے کی طرف چلی آئی، جبکہ شہباز خان بھی ان سب کو تھینک یو کہتا نوریہ کے پیچھے اندر آ گیا۔ باہر تو پورے اعتماد کے ساتھ نوریہ نے ان سب کے سوالات کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اندر آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہیرا بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی اور اسے پانی پلا کر پرسکون کیا۔ شہباز خان خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو دکھنے میں تو کافی ڈرپوک اور دبو سی لگتی تھی، لیکن ابھی باہر جو وہ ایک جھلک اس کی دیکھ کر آیا تھا وہی کافی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ نوریہ اتنی بردباری، تحمل اور اعتماد کے ساتھ اس سارے معاملے کو سلجھا لے گی۔ ہمارے نکاح کے کاغذات کل تک تیار ہو جائیں گے اور میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس بات کی تشہیر بھی کر دوں گا۔ باقی تمہارا یا میرا نکاح اس 4 دیواری تک محدود ہے، تو میری نجی زندگی میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرو گی۔ اس دفتر میں آتے ہی تم بطور میری سیکرٹری رہو گی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ مہربانی کر کے آپ اس رقم کا چیک لکھ دیجئے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی تمام بات کو نظر انداز کر کے نوریہ انتہائی تحمل سے کہنے لگی تو ایک لمحے کے لیے شہباز چونکا۔ اس نے جلی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اسے تیکھے انداز میں دیکھا اور کہا، اتنی جلدی میں تمہیں یہ رقم نہیں دے سکتا۔ نوریہ ایک دم بے چین ہو کر بولی، میرے بھائی کا آپریشن ہونا ہے۔ اگر میں نے اپنی آزادی، اپنی ذات کو اس سب میں جھونکا ہے تو صرف اپنے بھائی کے لیے۔ ہیرا اس کی طرف دیکھ کر جلدی سے بولی، سر آپ چیک لکھ دیجئے۔ شہباز نے دانت کچھ کچا کر ان دونوں کو دیکھا، پھر ایک چیک لکھ کر نوریہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ وہ چیک لے کر جانے لگی تو شہباز سنجیدگی سے بولا، کل 9 بجے تم مجھے میرے دفتر میں بطور سیکرٹری چاہیے ہو۔ نوریہ نے اس کی بات پر سر ہلایا اور نرمی سے بولی، یہ بات ابھی بھی یاد رکھیے گا کہ میں اپنا حجاب نہیں اتاروں گی۔ شہباز نے اس کی بات پر لاپرواہی سے دیکھا اور کہا، مجھے اب اس کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اگر تم یہ حجاب اتارو گی تو دوبارہ پوری دنیا مجھ سے سوال کرے گی کہ میں نے تم پر دباؤ بڑھایا ہے۔ جیسے بھی رہو، لیکن یہ 3 مہینے تمہارے لیے اتنے آسان نہیں ہوں گے، یہ بات سمجھ لینا۔ نوریہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ہیرا اسے کافی تسلی وغیرہ دیتی رہی۔ وہ یہی بات سوچ رہی تھی کہ جا کر اپنے بھائی یا ماں کو کیا بتائے گی کہ وہ کیا کر کے آئی ہے، لیکن خیر اب ان کانٹوں پر پیر رکھ لیا تھا تو اسے چلنا بھی تھا۔ گھر جا کر اس نے جب ارحم کے علاج کی رقم کا انتظام ہونے کے متعلق بتایا تو وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔ اگلے دن وہ ٹھیک 9 بجے شہباز خان کے دفتر کے باہر موجود تھی۔ جیسے ہی وہ دفتر کے اندر داخل ہوئی تو گارڈ سے لے کر سارے عملے تک اسے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے ان سب کو دیکھتی رہی کہ یہ اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے، لیکن بہت جلد اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ نکاح کاغذی ہے۔ انہیں تو یہی پتا تھا کہ وہ شہباز خان کی بیوی ہے اور اس پوری کمپنی کے مالکن۔ وہ سب پر افسوس سے نگاہ ڈالتی شہباز خان کے دفتر میں داخل ہوئی، جہاں وہ ایک فائل کے مطالعے میں مگن تھا۔ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، ویری گڈ، تم ٹائم پر آئی ہو۔ خیر اب باہر ریسیپشن پر جا کر بیٹھو اور اپنا کام پورے دھیان سے کرنا۔ نوریہ اس کی بات پر سر ہلا کر مڑنے لگی، تبھی شہباز کا فون بجنے لگا۔ اس نے یوں ہی فون اٹینڈ کر کے مائک پر ڈال دیا۔ نوریہ ابھی تک دروازے تک پہنچی تھی جب فون سے اس کی ماں کی غصے میں گرجتی ہوئی آواز سنائی دی کہ شہباز تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں علیزے کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم اس دقیانوسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بیوی کیسے بنا سکتے ہو؟ اس بات پر جہاں شہباز خان کو ایک شدید جھٹکا لگا، وہیں پر نوریہ کے ہاتھ جو ابھی ہینڈل تک پہنچے ہی تھے وہ ہوا میں معلق ہو گئے۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شہباز نے ان کی بات کی نفی کرنا چاہی تو وہ چلا کر بولی، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں لندن میں بیٹھی ہوں، جہنم میں نہیں، جہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے۔ کل سے پورے میڈیا پر چھائے ہوئے ہو۔ کئی مرتبہ تمہیں کال کرنے کی کوشش کی لیکن تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ شہباز خاموش ہو گیا
तो वो फिर बोली, मैं पाकिस्तान आज शाम को ही वापस आ रही हूँ और मैं तुम्हारी अलीज़े के साथ शादी कराऊंगी। इस लड़की को तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी, मुझे कोई सरोकार नहीं है। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। नूरिया पहले तो घबराई, लेकिन वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो शहबाज ने उसे मना कर दिया और नरमी से बोला, इधर आकर मेरी बात सुनो। वो चुपचाप जिन कदमों से बाहर जा रही थी वापस पलटी। शहबाज खान उसे देखते हुए बड़े गौर से बोला, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम्हारा सामना कर लिया। मामा वापस आ रही हैं और मैं अलीज़े के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चुपचाप मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। इस बात पर नूरिया के माथे पर एकदम से पसीना आ गया। वो हैरत से बोली, लेकिन घर शिफ्ट होने की बात नहीं हुई थी, एक पेपर मैरिज थी, आपने कल बताया था। शहबाज ने उसे देखकर संजीदगी से बोला, तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता और आज शाम मामा भी आ रही हैं। तुम्हें मेरे घर में शिफ्ट होना होगा। बेशक ये एक पेपर मैरिज है, लेकिन है तो हम मियाँ बीवी। मामा को भी हम एक अच्छे कपल की तरह रहकर दिखाएंगे, जबकि तुम्हारा या मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। नूरिया ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो वो भी तकरीबन गुर्राते हुए बोला, ठीक है, जो चेक मैंने कल लिख कर दिया था वो मेरे एक फ़ोन पर ही कैंसिल हो सकता है। अपने भाई के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जब इतना आगे आ गई हो तो एक कदम और उठाने में कोई हर्ज नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी तमाम माली मुश्किलात ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए वो भी दूंगा, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो नूरिया घबराकर उसे देखते हुए बोली, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? वो कंधे उचकाता हुआ बोला, कह देना तुम्हें किसी बड़े बंगले में बतौर मैनेजर नौकरी मिल गई है। शाम को मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा तो मेरे घर पहुंच जाना। अभी तुम जा सकती हो। नूरिया चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी जब शहबाज फिर बोला, अगर कोई भी फैसला करना हो तो वो चेक दोबारा से पढ़ लेना जिस पर तुम्हारे भाई की इलाज की कीमत लिखी हुई है। अब जा सकती हो। ये सुनकर नूरिया खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। एक बात तो वो समझ चुकी थी, अब यहाँ पर उसने नौकरी नहीं करनी बल्कि शहबाज के घर रहकर बतौर उसकी बीवी बनने की इसे नौकरी करनी थी। वो अपने घर चली आई और अपना सामान बांधने लगी। अम्मा को जैसे तैसे करके मुतमईन कर लिया था कि उसे दफ्तर से घर शिफ्ट कर दिया गया है। वो सीधी सादी गांव की अनपढ़ खातून थी। उनकी पढ़ी लिखी बेटी जो भी कह रही थी उन्हें इसकी बात पर मुकम्मल एतबार था। शाम को ठीक 7 बजे शहबाज का ड्राइवर उसे लेने के लिए वहां पर खड़ा था। जब गाड़ी में बैठ रही थी तो दिल में बहुत सारे खदशात थे। वो जानती थी आगे का सफ़र वाकई में आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने घर वालों के लिए कुर्बानी तो देनी ही थी। हिरा को वो फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता चुकी थी। हिरा ने भी उसकी हौसला अफजाई की थी। थोड़ी ही देर में वो शहबाज के बड़े से बंगले के सामने खड़ी थी, जहाँ वो लॉन में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुलाजमा को बुलाकर कमरे में नूरिया का सामान भिजवा दिया और फिर उसे देखकर नॉर्मल अंदाज में बोला, मामा बस 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगी। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारे दरमियान कुछ गलत है। समझ आ रही है? क्योंकि मैं उनकी पसंद की जगह पर शादी नहीं करना चाहता। नूरिया खामोश रही। वो फिर बोला, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? जिस पर नूरिया ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगा। फिर अपने साथ घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले आया। थोड़ी ही देर बाद वो शहबाज के बेहद खूबसूरत सजे हुए कमरे में खड़े थे, जहां दाखिल होते ही वो संजीदगी से बोला, इस कमरे में सिर्फ तुम्हें रहने का हक है। यहाँ पर सामान मेरा भी मौजूद है। तुम मेरी किसी शय को नहीं छुओगी और जितना कहा है अपना किरदार उतना ही निभाओगी। समझ आ रही है? क्या नूरिया का ये फैसला सही था? ये आपको आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। नूरिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, क्योंकि अब कहने सुनने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। थोड़ी ही देर बाद शहबाज को एक फ़ोन आ गया तो वो अपना फ़ोन सुनने के लिए बाहर चला आया, जबकि नूरिया वहीं सोफे पर तकरीबन ढहने के अंदाज में बैठ गई। आंखों में बार बार आंसू उमड़ कर आ रहे थे, लेकिन उसे मजबूत बनना था
उसका भाई भी तो कैंसर जैसी बीमारी के साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था, तो वो भी मजबूत बनकर ये सब कुछ कर सकती थी। उसकी हालत अपने भाई जैसी बुरी तो नहीं थी, वो उसकी तरह बेबस तो नहीं थी। 3 माह थे, वो बहुत जल्द ये सारा काम मुकम्मल करके इन सब में से निकल जाएगी और अपने माँ और भाई को यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी। वहाँ बैठे बैठे काफ़ी कुछ सोच चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब 2 घंटे का वक्त बीत गया। तभी मुलाजमा उसे बुलाने के लिए आई कि नीचे बड़ी मैडम आ गई हैं। वो चुपचाप नीचे चली आई, जहाँ पर शहबाज की माँ उसके साथ काफ़ी खफा लग रही थी। नूरिया के लाउंज में दाखिल होते ही उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए और वो सर से लेकर पैर तक नूरिया को घूरते हुए बोली, क्या तुम इस एंटीक पीस के पीछे अलीज़े को ठुकरा रहे हो? तुमने क्या देखकर इससे शादी की है? शहबाज ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और मुस्कुराते हुए बोला, मामा आपकी पसंद का खाना बनवाया है, पहले वो खाएं, फिर हम इस मुतालिक बात करते हैं। लेकिन वो किसी सूरत भी शहबाज की जान नहीं बख्श रही थी। बिलाखिर शहबाज ने उन्हें कलाई से थामा और अपने साथ उनके कमरे में चला गया, जहाँ पर ना जाने आधे घंटे की मुसलसल बहस के बाद वो बाहर निकला तो शहबाज की माँ काफ़ी खामोश लग रही थी। खामोशी में ही खाना खाया गया। उसके बाद नूरिया चुपचाप अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर वो दोबारा सोफे पर बैठ गई। अजीब अजनबी माहौल लग रहा था। पता नहीं कितनी देर यूं ही बैठी रही, जब शहबाज कमरे में आया और उसे यूं बैठे देखकर संजीदगी से बोला, अब ये तुम्हारा घर है, मेहमानों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हारा सामान मुलाजमा पहले ही अलमारी में रख कर जा चुकी है, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिल्कुल भी मत बताना। मुलाजमा को बोल देना, वो अरेंज कर देगी। ये बोलकर वो बेड पर आकर लेट गया और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। नूरिया बेचैन होकर अपने हाथों को मसलने लगी, फिर वॉशरूम की तरफ अपने कपड़े उठाकर चली गई। वॉशरूम से जब बाहर निकली तो उसके चेहरे पर लपेटा हिजाब अजीब तरह से उसे अपना मजाक उड़ाता महसूस हो रहा था। क्या वो यूं ही हिजाब लेकर बाहर चली जाए? लेकिन दिल नहीं मान रहा था। बेशक कागजी रिश्ता था, 3 माह के लिए ही सही, मगर वो इसका शौहर तो था ना। उसने अपना हिजाब उतारना चाहा, लेकिन झिझक आड़े आ गई, तो यूं ही हिजाब लिए वो वॉशरूम से बाहर निकल आई और सोफे पर तकिया रखकर सोने के लिए लेटी तो शहबाज ने उसे रोक दिया। वो जो अभी लिहाफ पैरों की तरफ रख रही थी, उसके रोकने पर चौंक कर मुड़ी। शहबाज बेड से नीचे उतरा और छोटे छोटे कदम उठाता उसकी ऐन सामने आकर रुका। फिर ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालकर बड़े गौर से उसे देखते हुए बोला, शौहर हो तुम्हारा, कोई नामहरम नहीं कि रात के वक्त भी तुम इस अजाब में रहो। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर नूरिया के चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ हिजाब खोल दिया। नूरिया ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चाहने के बावजूद वो उसके हाथों को ना पकड़ सकी। जैसे ही इसका हिजाब खुला तो एक लम्हे के लिए शहबाज अपनी जगह पर मबहूत हो गया। हिजाब के बगैर वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ शख्सियत लग रही थी। पता नहीं कितनी देर वो उसे यूं ही देखता रहा। जब नूरिया एकदम हड़बड़ाकर पीछे हुई और अपनी निगाहें झुका गई तो शहबाज नरमी से बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यह हिजाब तुम्हारे लिए कितना तकलीफ दे होगा, ख़ास तौर पर इसी हिजाब में रात को सोना। रिलैक्स रहो, जो वादा किया है उसे पूरा करूँगा। ये बोलकर वो वापस बढ़ा और अपना लैपटॉप उठाकर दोबारा फिर काम में मगन हो गया, जबकि नूरिया अपनी जगह पर खड़ी हैरत से इस इंसान को देखने लगी जो पल में तोला, पल में माशा था। इसे झिझक तो महसूस हो रही थी, लेकिन एक लम्हे के लिए इसके दिल में बेहद सुकून उतरा। वाकई में रात को हिजाब लेकर सोना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने इसकी ये मुश्किल भी आसान कर दी थी। अपने बालों को चुटिया में बांधकर वो सोने के लिए लेट गई। शहबाज यूं जाहिर कर रहा था जैसे उसके अलावा कमरे में कोई भी मौजूद ना हो। उसे तो पूरी पूरी रात जागने की आदत थी, लेकिन नूरिया थोड़ी ही देर में गहरी नींद में जा चुकी थी। वो अपनी जगह से उठा और चंद कदम दूर रुककर नूरिया को गहरी निगाहों से देखने लगा। वो लड़की बेहद मासूम थी। इसे खुद पर अफसोस होने लगा कि इसकी वजह से इस लड़की को कितने बड़े बड़े फैसले लेने पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपना घर छोड़कर इसके घर आकर बीवी की तरह रहना भी पड़ रहा है। इसे अपने आप पर दुख होने लगा, लेकिन फिर इन तमाम बातों को पसे पुश डालकर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी जब अचानक से नूरिया नींद से उठी तो वो अपनी आंखें बंद करके सोता बन गया।
कुछ देर बाद वो वॉशरूम से वजू करके जायनमाज बिछाए तहज्जुद पढ़ने में मगन थी। शहबाज के लिए नूरिया का ये रूप बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने आज तक किसी भी लड़की को यूं नमाज पढ़ते नहीं देखा था, बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाली जितनी भी लड़कियां थीं वो बेहद मॉडर्न थी। ये पहली मर्तबा था कि कोई लड़की उसके सामने नमाज पढ़ रही है। उसने तो अपनी माँ को भी कभी इबादत करते नहीं देखा था। हाँ, इबादत के नाम पर वो भारी भारी डोनेशंस करके अपनी तरफ से फारिग हो जाती थी। वो करवट लिए नूरिया की पुश्त को बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नूरिया रो रही थी। पहले तो शहबाज का दिल चाहा वो आगे बढ़कर उसे खामोश करवा दे, लेकिन ये उसका और उसके रब का मामला था। सो वो चुपचाप अपनी जगह पर लेटा ये सारा मंजर देखता रहा। वो कोई दुआ भी मांग रही थी, जो यकीनन इस मुश्किल के ख़त्म हो जाने की ही दुआ थी। ये देखते ही देखते न जाने कब शहबाज को नींद आ गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। अगले दिन उठा तो नूरिया कमरे में मौजूद नहीं थी। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा वो लॉन में खड़ी पौधों को छूकर महसूस कर रही थी। तभी मामा उसके पास आकर रुक गई और कोई बात करने लगी। शहबाज भी उन दोनों को यूं इकट्ठे देखकर फौरन से नीचे आया। अभी वो उनसे लॉन में थोड़ा ही दूर था जब मामा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हैसियत तो तुम्हारी हमारे घर में मुलाजमीन की होनी चाहिए। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू करके फंसा लिया, लेकिन ये बात याद रखना तुम कभी भी हमारे मयार की नहीं होगी। शहबाज ये बात सुनकर तेजी से आगे बढ़ा और नरमी से अपनी माँ को देखते हुए बोला, मामा प्लीज़, जो होना था वो हो चुका। मुझे नहीं लगता कि आपको नूरिया के साथ यूं बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए। नूरिया भी काफ़ी हैरान दिखाई दे रही थी। तभी शहबाज ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्तहकम लहजे में बोला, ये लड़की अब मेरी बीवी है। तो वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी शादी अलीज़े के साथ होनी चाहिए। लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। अब जितनी जल्दी इस फैसले को कबूल कर लें उतना ही बेहतर होगा। ये बोलकर उसने नूरिया का हाथ थामा और अपने साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे मामा बेबसी के साथ खड़ी उन दोनों को जागते देख रही थी। यूं ही दिन बीत गए। वो शहबाज जो पहले नूरिया को देखकर एकदम से चिढ़ जाया करता था, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। नूरिया घर में फिरती हुई इसी घर का हिस्सा लगती थी, लेकिन मामा ने उसे अब तक कबूल नहीं किया था। तकरीबन 1.5 हफ्ता होने को आया था। पहले दिन के बाद शहबाज अपने दफ्तर के कामों में इतना मशगूल हो गया कि उसने घर पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उस शाम उसकी ऑफिस की पार्टी थी तो उसने घर पर रखी थी। उसे एहसास था कि नूरिया को पार्टी में पहनने के लिए कपड़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, तो ड्राइवर को बोलकर उसके लिए एक लाइट पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक घर भिजवा दी। साथ ही मैचिंग हिजाब और बाकी सामान भी था। नूरिया पहले तो वो कपड़े देखकर काफ़ी हैरान हुई, लेकिन जब ड्राइवर ने बताया कि शहबाज साहब ने भेजा है तो खामोश हो गई। बेशक वो बज़ाहिर इससे चिढ़ खाता था, लेकिन नूरिया एक बात अच्छी तरह महसूस कर रही थी कि शहबाज का रवैया इसके साथ काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुका है और लाशऊरी तौर पर इसकी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखने लगा है। बेशक वो हर वक्त मसरूफ़ होता था, लेकिन फिर भी नूरिया की ज़रूरत की जो शय भी होती वो फ़ौरन से शहबाज भांप कर घर में भिजवा देता था। वो कपड़े लेकर अपने कमरे में चली आई। अब उसे शाम के लिए तैयारी करनी थी। हर शय पहले ही मौजूद थी। वो नीचे आई तो देखा किचन में मुलाजमीन खड़े बातें कर रहे हैं। नरमी से उनके करीब आकर पूछा कि क्या पार्टी के लिए रात को आप लोगों ने कुछ बनाना नहीं? जिस पर एक मुलाजमा जल्दी से बोली, नहीं बीबी जी, पार्टी का सारा इंतज़ाम तो कैटरिंग वाले ही करते हैं, घर में तो कुछ भी नहीं बनेगा। तभी पीछे से उसके कानों में एक अजनबी लड़की की आवाज़ पड़ी, हाँ, तुम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के घरों में तो शादियों का खाना भी तुम लोग खुद ही बनाते होगे। तुम्हें क्या पता कि कैटरिंग कितनी बड़ी सहूलत है? नूरिया ने हैरत से इस लड़की को देखा जो इस वक्त क्रॉप टॉप और बेल बॉटम में मलबूस थी। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? नूरिया के पूछने पर वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई और संजीदगी से बोली, वही जिसकी जगह पर तुम कब्जा जमा कर बैठी हो। तभी शहबाज की माँ किचन में आई और उस लड़की को देखकर नरमी से बोली, अलीज़े, मैं नहीं चाहती थी कि नूरिया के साथ तुम्हारा सामना हो, लेकिन खैर हो गया है तो इग्नोर करके मेरे साथ आओ।
میں نے رات کو پارٹی کے لیے ایک ساڑی نکالی ہے, بتاؤ مجھے, کیا میں وہ پہن لوں؟ یہ بول کر وہ دونوں وہاں سے چلی گئی. جبکہ نوریا کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا. صاف لگ رہا تھا وہ ان لوگوں کے گھر کے لیے نہیں بنی, لیکن پھر بھی وہاں رہنا اس کی مجبوری تھی. رات کو نوریا جانتی تھی کہ اس کے لیے وقت بنانا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ علیزے اور شہباز کی ماں دونوں ہی ہر ممکن کوشش کریں گی کہ کسی طرح نوریا کو نیچا دکھایا جا سکے. اور ایسا ہی ہوا. رات کی پارٹی میں شہباز نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا, جبکہ نوریا وہ پنک میکسی پہن کر نیچے آئی تو پارٹی میں موجود آدھے لوگوں سے زیادہ نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا, کیونکہ وہ اکیلی تھی جو اس پارٹی میں پارٹی ویئر کے ساتھ حجاب پہنے ہوئے تھی. اس کے نیچے آتے ہی علیزے بآواز بلند بولی, تو خاندان کی با پردہ بلکہ با حجاب بہو آ چکی ہیں. اس پر نوریا کو ایک دم سے شرمندگی ہونے لگی, جبکہ شہباز خان کی ماں نے بھی اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا. لیکن شہباز آگے بڑھا اور نرمی سے نوریا کا ہاتھ تھام کر اسے ہجوم کے درمیان لے آیا اور لوگوں سے ملوانے لگا. تبھی اچانک سے گیٹ پر ایک دم شور برپا ہوا. پتہ چلا کہ پارٹی جس کے لیے رکھی گئی ہے وہ آ چکے ہیں. پیرس کا ایک ڈیلیگیشن تھا جو شہباز کی کمپنی کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی وہ ڈیلیگیشن لان میں داخل ہوا تو اس میں موجود ایک خاتون نوریا کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ زور سے تھام کر مسکراتے ہوئے بولی, مس نوریا, صرف آپ کی وجہ سے مجھے پیرس سے یہاں خود آنا پڑا ہے. اس بات پر پارٹی میں موجود تمام لوگوں کی توجہ ان دونوں خواتین کی طرف مبذول ہو گئی. نوریا حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اس عورت کو دیکھنے لگی. وہ واقعی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے. تبھی وہ مسکرا کر بولی, لگتا ہے آپ مجھے پہچان نہیں پائیں. میرا نام روز ہے اور میں پیرس میں ایک بہت بڑی فیشن ایجنسی چلاتی ہوں. مجھے اپنے نئے ڈیزائنر کے لیے ایک موڈسٹ فیشن چاہیے, بالکل ایسا جیسا اس وقت آپ نے کیا ہوا ہے, یعنی پارٹی ویئر کے ساتھ حجاب کو کیری کرنا, کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, انہی دنوں شہباز ہماری کمپنی کے ساتھ رابطے میں تھا. میں چاہتی تو منع کر دیتی, لیکن آپ کی ویڈیو دیکھتے ہی مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جو ہماری اس کولیبریشن کو لے کر بہت آگے جائیں گی. جتنی مضبوطی کے ساتھ آپ نے اپنے حجاب کو ڈیفینڈ کیا اور آج اتنا خوبصورت کیری کیا, مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں ہمارے تعلقات کافی اچھے ہو جائیں گے. لیکن مسٹر شہباز خان, میں آپ کے ساتھ یہ کولیبریشن صرف اسی شرط پر کروں گی کہ مجھے اس کولیبریشن کی برانڈ ایمبیسیڈر اور ہیڈ مس نوریا ہی چاہیے. شہباز نے مسکرا کر ان کی بات پر حامی بھری تو وہ نوریا کے گلے لگتے ہوئے مسکرا دی. تبھی ماما کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ گئی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک لمحوں کے اندر اندر یہ کایا کیسے پلٹ گئی. جس حجاب کو وہ دقیانوسی بتا رہی تھی, اسی حجاب نے ان کے بیٹے کو کروڑوں کی ڈیل دے دی تھی. وہ وہیں اپنی جگہ خاموش ہو کر کھڑی رہی. تبھی نوریا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی, آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے شوہر اور ساس کی وجہ سے ہوں. ان دونوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. اتنی ہائی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود بھی میں اگر حجاب لے کر اتنی مستقل مزاج ہوں تو اس کے پیچھے ان دونوں کا ہی ہاتھ ہے. یہ باتیں وہ بڑے سادہ سے لہجے میں کر رہی تھی. کوئی طنز یا بناوٹ دکھنے کو نہیں مل رہی تھی. پہلے تو ماما کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں, پھر نرمی سے مسکرا دی کیونکہ کیمرے کی فلیش لائٹس انہی پر پڑ رہی تھی. اس کے بعد شہباز مس روز کو لے کر باقی مہمانوں سے ملوانے لگا. علیزے اپنی جگہ خاموش ہو چکی تھی. کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا. باقی کی پارٹی بڑے سکون سے گزر گئی. پارٹی کے بعد نوریا اپنے کمرے میں جانے لگی تو ماما نے روک لیا اور سنجیدگی سے بولی, کیا تم وہ سب کچھ طنز کر رہی تھی؟ جس پر نوریا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی, بالکل بھی نہیں, اس میں طنز والی کوئی بھی بات نہیں تھی. آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوں, اور آپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ آپ کی رسپیکٹ کرنا بھی مجھ پر فرض ہے. آنٹی, آپ جو کہیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہیں گی ویسے کروں گی, صرف اس حجاب کو چھوڑ کر. آپ کو جو جو شکایتیں ہیں میں وہ تمام دور کر دوں گی, لیکن پلیز مجھ سے آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا. وہ اتنے نرم لہجے میں بول رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ماما کو اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا. اتنی
बड़ी डील दिलवाने के बावजूद उसके लहजे में कोई गरूर या तकब्बुर नहीं था, बल्कि अभी भी वो बड़ी आजिज़ी के साथ उनसे बात कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर नूरिया को गले लगाया और माथा चूमते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, कई मर्तबा हीरे को पहचानने में गलती हो जाती है। मैंने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे माथे पर एक शिकन नहीं आई। आई एम सॉरी। इस बात पर नूरिया नरमी से मुस्कुराई और बोली, क्या आपने वाकई में मुझे कबूल कर लिया? जिस पर वो दोबारा फिर बोली, यही तो मेरी गलती है कि जब तुम मेरे बेटे को पसंद हो तो मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं तुम दोनों के दरमियान आऊं। हाँ, ये बात समझने में कुछ वक्त लगा, लेकिन उस वक्त के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नूरिया उनके दोबारा गले लगी और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली आई। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अचानक से एक झटका लगा और उसे अपना आप एक कैद में महसूस हुआ। घबराकर ऊपर देखा तो उसे अपने हिसार में लेने वाला कोई और नहीं बल्कि शहबाज था, जो अजीब निगाहों से नूरिया को देख रहा था। छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दूं? नीचे मामा के तो बहुत गले लग रही थी। उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्हें तो फौरन से माफ़ कर दिया। अब अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं तो मुझसे दूर भाग रही हो। नूरिया हैरत से उसे देखने लगी। उसे वाकई में समझ नहीं आया था। किस बात की माफ़ी? उसी बात की कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। ये मत समझना कि इस डील की वजह से ये सब कर रहा हूं, बल्कि मुझे उसी रात एहसास हो गया था जब तुम्हारी यहाँ पहली रात थी और तुम तहज्जुद में रो रो कर दुआएं कर रही थी। तुम्हारे भाई की बीमारी को मैंने कैश करना चाहा। इस बात पर नूरिया की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें बमुश्किल झपक कर पीछे धकेला तो शहबाज नरमी से उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, कल तुम अपने घर वापस चली जाना। नूरिया अब ज्यादा हैरान हुई और बोली, 3 माह अभी तो मुकम्मल नहीं हुए। जिस पर वो मुस्कुराकर बोला, तभी तो बोल रहा हूं, 3 माह बाद तुम हाथ ही नहीं आओगी मेरे। तो कल तुम्हारे जाने के बाद मैं मामा के साथ बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और पूरी शानो शौकत से तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा। नूरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, यानी उसकी इतनी तपस्या रायगा नहीं गई थी। वही हिजाब जिस पर एक दिन शहबाज ने उसे धुतकारा था, आज वही हिजाब उसकी जिंदगी में खुशियां ला रहा था। तो बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता कबूल है? शहबाज ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा तो वो शरारत से मुस्कुराकर बोली, कबूल है, पर शर्त यह है कि हिजाब नहीं उतारूंगी। जिस पर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।